हेलो फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान का दूसरा पार्ट। शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागी, सत्तावाद की कम संभावना। आंसर बी है इसका। शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है एक मजबूत केंद्र का होना। इस प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं, जो केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राष्ट्रसंघ अर्धसंघीय राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ, अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। आंसर ए। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जानबूझकर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ परिसंघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षीय सरकार और संघीय सरकार। आंसर सी। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जहां विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के भी सभी प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान एवं शक्तियों का विभाजन, जबकि अमेरिका और फ्रांस में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? विधानमंडल व कार्यपालिका के बीच संबंध, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संबंध। आंसर सी। एकात्मक सरकार और संघीय सरकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार केंद्र व राज्यों के बीच संबंध है। एकात्मक शासन में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं तथा राज्य उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जबकि संघीय सरकार में केंद्र व राज्यों की इकाइयों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। भारत के संविधान हैं संघात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षीय। तो यद्यपि संघीय व्यवस्था हमारे संविधान का बुनियादी लक्षण है, परंतु प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का कठोरता से निर्वहन नहीं किया गया है। आपातकाल तथा अन्य कुछ परिस्थितियों में यह एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायिक सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता। आंसर बी है। कार्यपालिका तथा विधायक के बीच घनिष्ठ संबंध संसदीय सरकार की एक अतुलनीय विशेषता है। इस विशेषता में कार्यपालिका का निर्माण विधायक के अंदर से ही होता है तथा कार्यपालिका लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। आंसर डी। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती हैं। यही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? केशवानंद भारती मामला, M.R. बोमई मामला, इंदिरा महासाहनी, मिनर्वा मिल्स मामला।
आंसर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे या मूल संरचना का उल्लंघन किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु मौलिक ढांचा क्या है इसे न्यायपालिका ने स्पष्ट नहीं किया। इस एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संघवाद धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल लक्षणों में से है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। आंसर डी लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसकी रक्षा निष्पक्ष चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधियों के शासन से किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? चीन, यूएसए, क्यूबा, बेल्जियम। तो आंसर बी अमेरिका संघीय ढांचे का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके लिए अनिवार्य है कि एक अनम्य लिखित संविधान हो और संविधान सर्वोच्च हो तथा इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संघीय सरकार को केवल वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती हैं। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थियोडोर रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। तो आंसर ये व्याख्या अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अवधारणा को जनता के द्वारा और जनता के लिए परिभाषित किया। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण होता है। राज्य का अध्यक्ष कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अध्यक्ष अपने विवेक से अपने मंत्री चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। सूची में लाइए। अध्यक्षीय शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय कार्यपालिका और विधायक के बीच निकट का संबंध, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, एकात्म व्यवस्था, शक्तियों का संकेंद्रण। तो आंसर इसका ये है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका का निकट संबंध होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र सरकार के पास होता है। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो आंसर बी है। संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नामात्र का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि कैबिनेट मंत्रिपरिषद में से उच्च स्तरीय मंत्री के समूहों को कहते हैं। सामान्यतः ये निम्न सदन के सदस्य होते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधायिका से स्वतंत्र, विधायिका पर निर्भर, न्यायपालिका पर निर्भर, मंत्रिमंडल की सलाह पर सीमित। तो आंसर सी है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। विधानमंडल के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह व्यवस्था अमेरिका और फ्रांस में लागू है। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। संपूर्ण एकाधिपत्य, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान, गणतंत्र। आंसर बी संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्तियां किसी लिखित संविधान या कानून द्वारा सीमित होती हैं। अधिकतर देशों में संवैधानिक सरकार की शक्तियां
नागरिकों द्वारा चुनी हुई संसद के अधीन होती हैं, इसलिए इन्हें संवैधानिक सरकार कहा जाता है। किंतु नियत समय पर होने वाले चुनाव के बाद हो सकता है कि उस पार्टी की सरकार ना बने और चुनाव के बाद दूसरी पार्टी बहुमत में आए तथा दूसरी पार्टी की सरकार के गठन के पश्चात पिछली सरकार के सभी सदस्य बदल जाएं, लेकिन देश का संविधान या कानून नहीं बदलता। इसलिए इस व्यवस्था को कहा जाता है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर की परंपरा ब्रिटेन में है। स्पीकर का पद ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में लंबे और महान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बना, जहां 1835 से यह परंपरा चली आ रही है कि जो एक बार से स्पीकर चुन लिया जाता है वही व्यक्ति हमेशा स्पीकर रहता है। सदन में चाहे जिस पार्टी की सरकार बने वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वह स्वयं अपना त्यागपत्र ना दे दे। थैंक यू।